नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज सीधे सीधे बात करने आया हूं। क्या देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? क्या इस देश के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? आप कुछ भी बोलते रहोगे और हम और आप भरोसा करते रहेंगे, क्या ये समझ रखा है आपने? आज सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत ने जो झूठ बोला, ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला, मीडिया कर्मियों से और देश के प्रतिष्ठित लोगों से बात करते हुए झूठ बोला, उस झूठ की कलई खोलने के लिए मैं आया हूं। और साथ ही ये भी बताने आया हूं कि इस देश में जो कुछ तथाकथित बड़े पत्रकार और तथाकथित बड़े संपादक है, जिन्होंने पत्रकारिता की ऐसी तैसी करके रख दी है, वो किस तरह से कितने नीचे गिर गए हैं, उससे नीचे गिरने की संभावना कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने नीचे गिर गए हैं कि वो हर झूठ सच को अपने माथे पे रख के उसको महिमा मंडन करते हुए नजर आते हैं। पत्रकारों की जमात, संपादकों की जमात और इस बीच में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की जमात आ गई है सिर्फ। नहीं 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 नहीं, संघ तो कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। संघ तो कोई कहता ही नहीं है भैया कि बीजेपी में अध्यक्ष बना लो या बीजेपी में ये बना लो। संघ तो ये भी नहीं कहता भैया कि कौन मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। संघ तो एक सामाजिक संगठन है, ऐसा कहने वाली जमात है ना शिव जी, बहुत कि संघ कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करता। आज मैं सीधे सीधे सवाल पूछने आया हूं कि भैया संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तो मोहन भागवत के जो बड़े नेता गए हैं लखनऊ, क्या मुख्यमंत्री आवास का मुआयना करने गए हैं? क्या वहां कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं? और एक बड़े होटल में जाकर बैठे हैं, तो क्या वो होटल का इंटीरियर डिजाइन देखने के लिए गए हैं क्या वो? या लखनऊ गए हैं तो एक खास आदमी को जन्मदिन की बधाई देने गए हैं क्या? आखिर क्या करने गए हैं? हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी आप करिए, और फिर एक एक चीजों को रखूंगा। आज इनकी कलई खोलनी है कि किस तरह से ये देश के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, खुलेआम झूठ की खेती करते हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं, लबादा उठकर, लबादा उठकर। संतोष जी, कितने झूठ गिनाऊं, कितने झूठ गिनाऊं? मैं पिछले 6 महीने के गिना देता हूं। मंदिर मस्जिद विवाद पर बोले, हिंदू मुसलमान के डीएनए पर बोले, आरक्षण पर बोले, जातीय जनगणना पर बोले, 75 साल पर बोले। मैं पूछूंगा आपसे, मेरे सवाल नोट करते जाना। 75 साल पर बोले। फिर कहा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जो अब तक संगठन मंत्री भी देते थे बीजेपी को, अब इस बार से वो भी नहीं देंगे, जो मौजूद हैं वही रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का जन्मदिन है। आज ही बैठक का आयोजन। उत्तर प्रदेश तो एक राष्ट्र के अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो विश्व में 7वें नंबर पे आता है। और ऐसे राज्य की परिकल्पना, ऐसे राज्य की सरकार, सबकी निगाहें टिकी होती हैं। फिर खबर चलने लगी प्रदेश को अध्यक्ष मिल जाएगा। जब जब आरएसएस के लोग आते हैं तब तब पता लग जाता है अध्यक्ष मिल जाएगा, मुख्यमंत्री मिल जाएगा, मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो जाएगा। जैसे जिसको मुफीद लगे वो खबर बना ले। क्या मीडिया यह सवाल करती है? अगर आज वीएल संतोष आए हैं तो जब वीएल संतोष एक बार और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हुआ था 2022 से पहले, तो वीएल संतोष से मुलाकात नहीं की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वही वीएल संतोष फिर आए हैं यूपी के जायजा लेने। कितनी बातें गिना दूं? आज समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि सत्ता में ज्यादा दिन रहते हुए जो सत्ता के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता का केंद्र बिंदु योगी आदित्यनाथ, केंद्र में सत्ता का केंद्र बिंदु मोदी और शाह। और कौन क्या है? आप तो नजदीक से देखते हो। कोई है कुछ? ऐलान करने के बाद लोग पीछे हट जाते हैं, कहने के बाद पीछे हट जाते हैं। अब सोशल मीडिया के दौर में संतोष जी आप नहीं बच पाओगे। ये जो वीडियो बना रहे हो, इसको डिलीट करने के बाद भी कौन सेव करके रख लेगा आपको नहीं मालूम है। और फिर जब फिर कोई खबर लाए और इसके विपरीत हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट या इसकी बाकी बची रिकॉर्डिंग आपके और हमारे साथ टैग करके लिख सकता है, आज ये बोल रहा है, कल क्या बोल रहे थे।
आज यही खबर निकल के सामने आ गई है कि करोड़ों भारतीयों के मोबाइल नंबर और पूरा डेटा हैक हो गया है। अच्छा, एक दूसरी खबर भी निकल के सामने आ रही है, उस पर विस्तार से हम लोग खोजबीन में लगे हुए हैं कि सरकार की तरफ से मोबाइल कंपनियों को प्राइवेटली, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्द को, जो मेरे पास खबर आई है जरा मैं उसको भी रख देता हूँ। भागवत साहब का झूठ तो मैं बेनकाब करूंगा, इस देश के संपादकों का झूठ तो मैं बेनकाब करूंगा। इंडिया टेलीकॉम मिनिस्ट्री हैज प्राइवेटली, ध्यान से सुनिएगा, privately asked smartphone makers to preload all new devices with a state-owned cyber security app that cannot be deleted। सरकार प्राइवेटली आदेश दे रही है मोबाइल कंपनियां बनाने वाले को कि हम एक ऐप दे रहे हैं तुम्हें, उस ऐप को इंस्टॉल करके देना, प्री इंस्टॉल होना चाहिए। और वो प्री इंस्टॉल ऐसा होना चाहिए कि आपने या मैंने मोबाइल खरीदा, हम उसको डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। वो हमारी सुरक्षा के लिए होगा या हमारी जासूसी के लिए होगा। दर्शक ज्यादा समझदार है, उसको समझ लें। अब मैं झूठ पर आता हूँ। विज्ञान भवन का एक बड़ा कार्यक्रम, विज्ञान भवन के उस बड़े कार्यक्रम में मोहन भागवत से पूछा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर रस्साकसी चल रही, भागवत साहब ने क्या कहा कि देखिए बीजेपी राजनीतिक संगठन है, वो अपना काम करती है, हम सामाजिक संगठन है, वो अपना काम करते हैं, उनके क्षेत्र में हम हस्तक्षेप नहीं करते, और हम शाखा लगाते हैं, हमारे शाखा में कोई हस्तक्षेप करे हम वो हस्तक्षेप करने भी नहीं दें। फिर वो हंसते हुए क्या बोलते हैं, अरे हमें तय करना होता तो इतना समय लगता है क्या। अब मैं सीधे सीधे, भागवत साहब पे कोई असर पड़ेगा नहीं, जो सो कॉल भक्ति काल में डूबे हुए पत्रकार और संपादक है उन पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार बीएल संतोष के साथ लखनऊ क्यों गए? शाखा लगाने गए हैं क्या वो? भाई मुख्यमंत्री आवास में कोई शाखा तो नहीं लग रही है अभिषेक जी, बैठक चल रही है, शाखा नहीं लग रही है। या जिस होटल में वो ठहरे हैं बीएल संतोष के साथ, या जिस होटल में नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की, भागवत जी आप ही बता दीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या उस होटल में अरुण कुमार जी कोई शाखा लगाने गए हैं क्या? कोई वीडियो, कोई तस्वीर, तो कोई फोटो तो आई नहीं शाखा लगाने की। इतना बड़ा झूठ आप बोल देते हैं मुंह पे, इतने बड़े झूठ की खेती कर देते हैं। सीधे सीधे आपके जो सह सरकारवाह है, आपके मोहन भागवत साहब, आपके सह सरकारवाह कुमार है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, जो आपने डेपुटेशन पे भारतीय जनता पार्टी में भेजा, उनके साथ वो लखनऊ गए। लखनऊ जाकर उन्होंने वहां के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र कुमार, पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार, इन सबसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में एक बड़ी बैठक की, जिस मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ भी बताया जा रहा है शामिल है, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल है, ब्रजेश पाठक भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो क्या बोलते हैं उसको, संविदा पे बोल दूं क्या मैं, क्योंकि कार्यकाल तो खत्म हो गया उनका, संविदा पे चल रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी शामिल है। और जिनका आज जन्मदिन है, यूपी बीजेपी के संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह शामिल है। अब इतने बड़े लोग शामिल हैं, कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी में एक जो बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बैठक हो रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, फिर संगठन में बदलाव होगा, सरकार में बदलाव होगा, और संघ और बीजेपी दोनों मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। तो क्या ये विधानसभा चुनाव के दौरान जहां बूथ जो होते हैं, शिव जी मैं अगर कंफ्यूज हो रहा हूं तो मुझे जरा आप करेक्ट कर दीजिएगा, क्या शाखा लगती है क्या बूथों पे? बूथों पे शाखा लगती है, चुनाव के दौरान शाखा लगती है। ये अरुण कुमार क्या करने लखनऊ गए? होटल में बैठकर किन लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या एजेंडा है? मुख्यमंत्री आवास पर जाकर किन लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या एजेंडा है? शाखा तो एजेंडा नहीं होगा ना, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम तो एजेंडा नहीं होगा ना। तो भागवत साहब, आप देश की राजधानी दिल्ली में बैठ के खुलेआम झूठ बोलते हैं कि संघ का इससे कोई लेना देना नहीं, और संघ को तय करना होता तो बहुत पहले तय कर लेते। और फिर आप अपने ही नेता को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भेजते हैं मुख्यमंत्री आवास पर, और फिर आपके प्रभाव में आकर कुछ को संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। पहले संसद टीवी 2 हुआ करते थे, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, बेड़ा गर्क करके संसद टीवी बना दिया कि हम इसको एक बनाएंगे, लेकिन तकनीकी रूप से अभी भी 2 चल रहे हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने, देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब करके रख दी। एनसीईआरटी उठा लीजिए, सीयूटी का एग्जाम का ऐसा मकर जाल बुन के रख दिया है कि विद्यार्थियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या एग्जाम है। क्यों? क्योंकि कोई स्पष्ट सोच तो है नहीं।
मकर जाल बुनना आता है, और उस मकर जाल पे फिर वो हिंदुत्व का लबादा उठा देते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के। और कुछ संपादक और पत्रकार शिव आप बात कीजिए, नहीं नहीं संघ तो सामाजिक संगठन है, संघ का कोई वो नहीं है, ऐसे संपादकों से, पत्रकारों से और तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकों से पूछिए क्या करने गए हैं अरुण कुमार लखनऊ, कौन सा सामाजिक काम करने गए हैं लखनऊ, किस तरह का सामाजिक काम करने गए हैं लखनऊ। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि संघ एक प्रकार का एनजीओ है, तो भैया बता तो दो कि कौन से हवाई जहाज से गए हैं, कितना खर्चा हुआ हवाई जहाज में आने जाने में, वापस भी आएंगे तो कितना खर्चा होगा, होटल का बिल कौन पे कर रहा है, कहां से बिल आ रहा है, ये सब भी बताओ। और फिर ये एक झूठ की बात की है, कई झूठों का जिक्र आप कर रहे हैं, कई झूठों का जिक्र आपने किया कि आप जब जातीय जनगणना को लेकर आप पहले कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और बोलते हैं, 75 वर्ष की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर कुछ बोलते हैं, और फिर अमित शाह नरेंद्र मोदी अड़ जाते हैं, तो आपको सत्ता की आदत पड़ गई है, आपको एडवांस सिक्योरिटी की आदत पड़ गई है, लाखों रुपए के चश्मे, लाखों रुपए की घड़ियां पहनने की आदत हो गई है संघ के नेताओं को, तो लगता है कि अरे सब छिद जाएगा, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो 75 वर्ष के लिए ना मैं खुद के लिए मैंने कहा था ना किसी और के लिए कहा था। और फिर आप ये उम्मीद करते हो कि इस देश के करोड़ों स्वयंसेवक आपकी बात पर भरोसा करें, आपकी एक एक बात पर भरोसा करें। मैंने उस दिन भी कहा था शिव जी, याद है आपको, जो विज्ञान भवन में मोहन भागवत ने बोला था, तो हम दोनों ने शो किया था, और मैंने आपको कहा था कि भागवत साहब का ये बयान सुनकर बाकी लोग तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर हंस रहे हैं जो उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे, कि बताइए भागवत साहब इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं, इतनी साफ गोई से मुस्कुराते हुए कैसे बोल सकते हैं। और आज उसकी कलई खुल गई, सामने आ गया है कि आप किस तरह से इस देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। क्यों? क्योंकि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी कलई खोलने को तैयार नहीं है, आपकी पोल खोलने को तैयार नहीं है, सारे के सारे संपादक, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आपके सामने पिच गए, लेट गए हैं आपके साथ, आपकी खबरें नहीं बाहर आई, आपके अंदर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है वो खबरें बाहर नहीं आई। एक खबर आई थी ना एक राज्य की, जिस पर सुनील आंबेडकर ने सफाई दी थी कि नहीं नहीं हमारी संघ की शाखाओं में ऐसा नहीं होता, कई तरह की खबरें, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आपका खुद का हेडक्वार्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पार्किंग की जगह के लिए आपने एक ऐतिहासिक मंदिर को तोड़ दिया शिव जी, हमारे तमाम दर्शकों ने देखा होगा। भाई एक भव्य कार्यालय बनाया गया और उस कार्यालय के लिए पार्किंग चाहिए थी, क्यों भाई, महंगी महंगी गाड़ियां जाएंगी ना, सत्ता है तो महंगी महंगी गाड़ियां जाएंगी, लोग कई तरह की डील डाल होते रहते हैं, तो आपको पार्किंग चाहिए थी, पार्किंग के लिए क्या तोड़ा पता है, पार्किंग के लिए उन्होंने एक मंदिर तोड़ दिया। और मैं याद दिला दूं, बीजेपी में मेरे लिए भी कई तरह की समस्याएं खड़ी हुई थी, बीजेपी का जो पुराना कार्यालय था ना 11 अशोका रोड, उसका जब रिनोवेशन का काम चल रहा था, नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो पीछे एक बड़ा हॉल बनाने के लिए सबसे पहले उस मंदिर को तोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर, जिस मंदिर की नींव जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के मुस्लिम ड्राइवर ने रखी, धार्मिक एकता का सबसे बड़ा उदाहरण था। तो ये मंदिर तोड़ने वाले अयोध्या में राम मंदिर को श्रेय लेते हैं कि हम राम को लाए, लेकिन क्या करें, जनता भी सवाल उठाने को तैयार नहीं है। इतने बड़े झूठ को आप कैसे पचा लेंगे कि नहीं हमारा बीजेपी से अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो आपका आदमी चला गया है, और तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, कद इतना नीचे कर दिया कि पता लगा उनके जाने से कह रहे हैं कि यूपी को प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, इतना ज्यादा आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गिरा कर रख दिया है, नीचे करके रख दिया है। संतोष जी, आखिर ऐसा होता क्यों है? इतना बड़ा झूठ परोसा क्यों जाता है? क्यों होता है ये सब? किसके लिए होता है? संघ तो ये कहता है कि हम तो राजनीति में बात ही नहीं करते, हम कुछ बोलते नहीं। मोहन भागवत जी ने कहा कि 75 साल पर लोगों को पद छोड़ देना चाहिए, दूसरे दिन ये कहते नजर आए कि भैया हमने नहीं कुछ कहा था, हम नहीं चाहते हैं कोई पद छोड़ दे, क्यों सब छोड़ेंगे तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। आखिर इतने बड़े ये प्रोपेगंडा जो बनाते हैं संघ के लोग, अभी आपको पता है कि बिहार में परोस दिया कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी से इतना ही मुतमईन है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, और इसका सवाल ही नहीं था किसी के पास, जवाब ही नहीं था इस सवाल का। और विपक्ष जाके करे क्या? आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार,
उन्होंने कहा हम रद्द कर देंगे, लेकिन सबूत चाहिए। लोग जिंदा आदमियों को ले आए, उन्होंने कहा यह भी सबूत नहीं है। फिर कहां से सबूत लाएंगे? जिंदा आदमी से मरे हुए आदमी को जिंदा करके ले आओ, इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? तो अब इन सब झूठों से जो पर्दा उतरता चला जा रहा है, संपादकों के चेहरे से नकाब उतरते चले जा रहे हैं। अभी क्या और देखना है इस देश की जनता को, संतोष जी? देखिए, ये झूठ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे। एक दौर था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, संघ कितना स्ट्रांग हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते थे जंतर मंतर पे, संघ से जुड़े विभिन्न संगठन, और अटल जी सुनते थे। आज डर है, एक चू तक निकलती है किसी की आवाज? किसी की संघ से जुड़े 35-36 संगठन ने किसी की आवाज सुनी है? अगर कुछ अपनी मांग भी रखते हैं तो 4 पैरे का अगर प्रेस रिलीज जारी करेंगे तो पहले 2 पैरे में मोदी का चालीसा पढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह से करते हैं क्योंकि डर होता है कि आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी। अब संघ के स्वयं सेवकों को ये सच्चाई नहीं पता है कि ऊपर के बैठे लोग कितने डरे हुए हैं अंदर से। अरे भैया, डरे हुए हैं तो किसी ने कह रखा है कि आप पद पे बैठे रहे? छोड़ दीजिए, किसी और को आने दीजिए। कोई तो हिम्मत नहीं निकलेगा जो सवाल पूछेगा, जो सवाल उठाएगा। मुरली मनोहर जोशी को आपने बुलाया, 70 पेजों की स्लाइड दिखाई, 70 पेजों के सबूत उन्होंने दिए। आपने कह दिया जोशी जी ने सब कुछ बता दिया। तो जोशी जी ने तो अपनी साख को दांव पे लगा के आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन भागवत जी ने क्या किया? क्या किया उसके बाद? भागवत जी ने पूछा, उन्होंने एक लाइन कहीं से पूछा सरकार से कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? पूछने की हिम्मत है नहीं तो आप झूठ बोलोगे कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां भी आज आप बेनकाब हो गए कि लेना देना नहीं है, तो आपने अपने नेता अरुण कुमार को लखनऊ क्यों भेजा? अब मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि भैया कमेंट करके बता दे कि मोहन भागवत के इस सच झूठ के खेले पर आपको कितना भरोसा है, कितना आप यकीन करते हैं। और एक मोटे तौर पर इतिहास रहा है शिव जी, मैं मोटे तौर पर एक आपको बता देता हूं, कुछ आ जाएंगे थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए। आमतौर पर इस देश में जितनी भी ताकतवर संस्थाएं या ताकतवर जो कुनबा आप जिसको कह लीजिए, उस कुनबे की उम्र 100-125 साल से ज्यादा नहीं रही। जितने बड़े बड़े साम्राज्य रहे हो, जितने बड़े बड़े वंश रहे हो, आमतौर पर, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं, एक दो उसके अपवाद हो सकते हैं, 100-125 साल से ज्यादा उनकी उम्र नहीं रही है। संघ 100 साल का अपना जीवन पूरा कर चुका है। क्या मोहन भागवत साहब ये ठान कर बैठे हुए हैं कि अपने जीवन काल में, अपने सर संघ चालिकी के काल में, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खत्म करके चले जाएंगे, आरएसएस की इंपॉर्टेंस को खत्म करके चले जाएंगे? इसका जवाब मैं आम जनता से नहीं, मैं आरएसएस के स्वयंसेवकों से कहूंगा कि भैया आप कमेंट करके बता दो कि आप क्या सोच रहे हैं। अब कमेंट में जनता क्या बताए? जनता तो सब तरफ से फंसी पड़ी है। सच बताएं आपको, जनता तो कुछ बोले तो दिक्कत और ना बोले तो दिक्कत। आप क्या समझते हो, जनता सवाल नहीं करती है? जनता के सवालों को मीडिया गहरता से लेती कहाँ है? जनता ने कितने जोर शोर से कहा कि नोटबंदी से हमारी कमर टूट गई। मीडिया ने कही कमर टूटी नहीं है, सरकार ने तो आप में हवा भर दी। जनता ने कहा महंगाई से मरे जा रहे हैं। जनता ने उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दोबारा नहीं भरवाए, सरकार ने वो एक अच्छी महत्वाकांक्षी योजना का गला घोंट दिया और वो महत्वाकांक्षी योजना का नाम नहीं लेती है। तब भी जनता ने सवाल किया, लोगों ने वो भी नहीं माना। जनता ने कहा कि सरकार ने सस्ता डीजल देने का वादा किया, तो बाबा रामदेव ने कही मेरी पूंछ उखाड़ लो, नहीं देगी सरकार। अब बाबा रामदेव का घी खुद खराब निकला है, तो 20 की जांच 25 में क्यों आई उसकी? इन 5 साल जिन लोगों ने खराब घी खाया, क्या उन्हें पैसे वापस मिलेंगे? जनता का सवाल तो हर वक्त है, लेकिन जनता के सवाल को मीडिया खा रही है, सरकार नहीं खा रही है। मैं फिर कहूंगा आपसे, जनता के सवालों को मीडिया खा रही है, और जब मीडिया किसी के सवाल खाती है तो उसका खामियाजा उठाती है। चंद लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, बाकी तो मरे जा रहे हैं, रोज निकाले जाते हैं आपके सामने नौकरी के। आपका क्या दोस्त था? आज आपको यहां बैठ के अपनी बात कहनी पड़ रही है। आपके हाथ में तो आईडी होती, कोई चैनल आपको आपसे बैठ के ले रहा होता। संतोष जी आज की दिन भर की रिपोर्टिंग बताइए क्या रहा? तो एक थोड़ी ही है, आदमी अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। आप देखते हो लाल बत्ती तोड़ने का भारत में एक चलन है, पुलिस वाले से भिड़ना एक चलन है, लेकिन जब वो बदतमीजी करता है तो फिर बगले झांक कर इधर उधर निकल लेते हैं।
तो जो हमारी मानसिकता है, ये हम अच्छे काम नहीं करेंगे, हम दूसरे को सलाह देंगे, इससे हम कब तक बचेंगे? एक दिन तो हमें भी अच्छे काम या तो करने पड़ेंगे या फिर बुरे काम से हमें निजात लेनी पड़ेगी। यही काम आरएसएस करती है। आखिर जब आपने कहा कि मस्जिद में मंदिर मत खोजिए, तो किसकी हिम्मत है कि आप कह दो और फिर वो खोजता रहे? आपने कहा हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, फिर 24 घंटे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम नेता हिंदू मुसलमान का क्यों जिक्र करते हैं? आपने कहा 75 साल पे रिटायरमेंट हो जाएगा, कहां है? और आपके द्वारा जिस दिन चाहते हो वही खबर प्रस्तावित हो जाती है। कौन सा ऐसा बड़ा चैनल है, कौन सा ऐसा बड़ा संपादक है, कौन सा ऐसा बड़ा पत्रकार है जिसने आजम खान को बसपा में शामिल नहीं कराया? बताइए आप, है किसी के पास जवाब? मैं एक छोटा सा, इन सब मेरे पॉइंट पे एक छोटा सा कमेंट चाहिए, चूंकि समय हो चुका है। देखिए, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब आप कमजोर हो जाते हैं ना, तो आप झूठे तर्कों के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। यही हालत आरएसएस के चीफ की हो रखी है, यही हालत आरएसएस के बड़े-बड़े नेताओं की हो रखी है, यही हालत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो रखी है, और यही हालत, माफ कीजिएगा, जिस मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने अपने 19 साल दिए, उस मीडिया के कुछ पत्रकारों की, जिसमें मेरे कई साथी पत्रकार हैं और कई संपादकों की हो रखी है, और फर्जी फर्जी राजनीतिक विश्लेषकों की हो रखी है। चलिए, अब देखते हैं कि कब तक ये फर्जी और ये असली का खेल खेल के ये गोल गोल घुमाएंगे। एक दिन तो सबको कटघरे में आना पड़ेगा। कटघरे में आओगे कब, इसका इंतजार रहेगा। तो फिलहाल संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।